द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू होता है 1945 में, तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से ब्रिटेन की आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही परिस्थितियां बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो चुकी होती हैं। एक और तो ब्रिटेन जहां अपनी परिस्थितियों को सही करने में फंसा होता है, वहीं दूसरी ओर उसके साथ दूसरी परेशानी क्या आ जाती है कि भारत के जो वायसराय बनकर के आए थे वेवेल, वे जो थे वे बहुत परेशान थे, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के सभी बढ़िया बढ़िया जितने भी दिग्गज नेता थे उन नेताओं की गिरफ्तारी कर दी जाती है। जब उन नेताओं की गिरफ्तारी हो जाती है, इससे भारत में भरपूर आक्रोश व्याप्त हो जाता है, जनता जो है बहुत आक्रोशित हो जाती है। उस समय में वेवेल जो थे वे कुछ योजना लेकर के आते हैं उस परिस्थिति को शांत करने के लिए, क्योंकि उनका विचार था कि किसी प्रकार से आंदोलन को शांत किया जाए। इस वजह से वो वेवेल योजना लेकर के आते हैं। वेवेल योजना लाने का उनका मुख्य उद्देश्य था कि जनता को कुछ समझाया जाए कि अंग्रेज जो है वो ब्रिटिश सरकार जो है वो भारतीयों के लिए कोई कार्य कर रही है। उन्होंने इस वेवेल योजना के माध्यम से कुछ कार्य किया। जैसे उनका पहला कार्य जो था वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो कांग्रेस के नेताओं को उन्होंने गिरफ्तार किया था, उनकी आज़ादी, उनकी रिहाई, वे उन लोगों की रिहाई का प्रस्ताव लाते हैं। दूसरा प्रस्ताव उनका ये था कि ब्रिटिश सरकार जो है वो कार्यकारी परिषद का गठन करे और ये कार्यकारी परिषद जो है एक संविधान का निर्माण करे। इस संविधान के निर्माण तब तक ये कार्य करेगा जब तक कि नया जो स्थायी संविधान है वो अपने रूप में ना आ जाए, तब तक इस कार्यकारी परिषद को कार्य करना था। लेकिन इसमें उन्होंने एक बात रखी कि जो कार्यकारी परिषद होगा इसमें सिर्फ दो व्यक्ति, यानी एक वायसराय, दूसरे कमांडर इन चीफ, ये दो व्यक्तियों को छोड़ करके जितने भी सदस्य होंगे वे भारतीय होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि वे केंद्र में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को नियुक्त करना चाहते थे। इस वजह से वे प्रस्ताव लेकर के आते हैं। इसी बात को लेकर के शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाता है। इसी बात को समझने के लिए इस पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के मध्य विचार विमर्श करने के लिए एक सम्मेलन को बुलाया जाता है। जब ये सम्मेलन जो है शिमला में पहुंचती है और इन पर विचार विमर्श होता है, तो जो मुस्लिम लीग होती है, इस जो प्रस्ताव होता है, इस प्रस्ताव में ये बात रखी जाती है कि इस जो कार्यकारी परिषद होगा उसमें जो सदस्य होंगे, मतलब जो मुसलमान होंगे, जो सीटें होंगी, वो सीटें जो होंगी, वो टोटल जो सीटें होंगी उस सीटों में से मुस्लिम लीग की सीटें जो होंगी वो एक निर्धारित कर दी जाती है। लेकिन जो मुस्लिम लीग होते हैं उनका कहना होता है कि जो मुसलमानों का जो नामकरण होगा, यानी जो नामित किया जाएगा इस सीट पर, वो मुस्लिम लीग ही तय करेगी। और यही बात कांग्रेस को पसंद नहीं आती, क्योंकि कांग्रेस का कहना होता है कि वो खुद एक राष्ट्रीय दल है। चूंकि एक बड़ा राष्ट्रीय दल है तो वो क्यों नहीं मुसलमानों का खुद से नाम ले सकती है, क्यों मुस्लिम लीग ही इसका नामकरण करे। इस वजह से लेकर के विवाद हो जाता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ सीटों पर व्यक्तियों को नामित करने को लेकर के पूरा विवाद होता है, और ये दोनों की दोनों योजना क्या हो जाती है, विफल हो जाती है। इसके बाद से चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध में आज़ाद हिंद फौज जो था वो जापान का साथ दे रहा था, इस वजह से जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, ब्रिटेन हार जाता है। उसके बाद जो ब्रिटेन है वो आईएनए के सदस्य जो होते हैं वो अपने आप स्वेच्छा से इनके पास सरेंडर करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ सदस्यों को ब्रिटिश सरकार स्वयं गिरफ्तार कर लेती है, कुछ इनके पास अपने आप को सरेंडर करते हैं। इस वजह से जो इनके पास ये जो आईएनए होता है, आईएनए ट्रायल जिसे कहा जाता है, जो अपने आप को सरेंडर करते हैं, उन लोगों का ब्रिटिश जो सरकार होती है वो उनमें खास कुछ लोग होते हैं, जो खास लोग होते हैं उनका जो नाम होता है, उनमें उन लोगों को ये ब्रिटिश सरकार क्या करती है, लाल किले पे पहला जो किला उन पे मुकदमा चलाती है वो लाल किले पे चलाते हैं। उस पहले मुकदमे में वे इन लोगों को मुकदमा चला करके इन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। जो गिरफ्तारी होती है, इस गिरफ्तारी का रिजल्ट आता है, ब्रिटिश सरकार तो ये सोचती है कि अब तो पूरा भारत जो है वो साथ नहीं देगा इन आईएनए के व्यक्तियों को, क्योंकि आईएनए जो था वो भारत का एक उभरता हुआ एक ऐसा दल बन रहा था जो सभी लोगों के अंदर में कैसी छवि पैदा कर रही थी कि मानो अब तो भारत जो है बहुत जल्दी आज़ाद हो जाएगा, ऐसा प्रतीत होने लगा था। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार इन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तारी से उन्हें ये फील होता है कि अब तो हमने इस आईएनए को ख़त्म कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। भारत की जनता उन्हें अपना हीरो मान लेती है। उन व्यक्तियों को अपना हीरो मान करके उनके लिए और उनके अंदर जो भावना होती है और भावना अच्छी हो जाती है, गहराती जाती है भावना। ये बात ब्रिटिश सरकार को हजम नहीं होती है। लेकिन तभी अचानक क्या होता है, ब्रिटिश सरकार एक और अलग ही परेशान थी। उनके सामने दो चुनौतियां चल रही थी। पहली चुनौती थी उनका कि जो कांग्रेस थी वो अलग ही उनके खिलाफ चल रही थी, मुस्लिम लीग भी एक अलग ही अपने रुख में चल रही थी। वो पाकिस्तान की मांग तो कर रही थी, लेकिन फिर भी ब्रिटिश सरकार का समर्थन नहीं कर रही थी। दूसरी ओर आईएनए का विरोध उनकी ओर चल रहा था।
पूरे भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन था पूरे भारत में व्याप्त होता जा रहा था। इसी बीच में उन्हीं के जो ब्रिटिश शासन था, उन्हीं के बीच के जो भारतीय नौसैनिक थे, उन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया, यानी शाही नौसेना विद्रोह। ये जो शाही नौसेना विद्रोह होता है, उसके बाद क्या भारत की परिस्थितियां होती हैं कि ब्रिटिश सरकार मजबूर होकर के कैबिनेट मिशन को भारत भेजती है, और वो कैबिनेट मिशन जो होता है वो भारत में एक स्थायी संविधान की बात रखती है। भारत को किस प्रकार से आज़ादी के बाद संविधान में क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, किस प्रकार से देसी रियासतें शामिल होंगी, किस प्रकार से ब्रिटिश प्रांत शामिल होंगे, इसकी पूरी की पूरी व्यवस्था रखती है। और आगे चल कर मोहम्मद अली जिन्ना जो है एक काला दिवस तक मना देते हैं। इस बात को लेकर के आज हम लोग अपने आज की इस क्लास में पूरे समझेंगे। यानी आज हमारा जो दो मुख्य टॉपिक होगा वो होगा शाही नौसेना का विद्रोह, दूसरा होगा कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो ये हम दोनों ही चीज़ें आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में ये हुआ क्या था। और जो भी यूपीटीसीटी या बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके थ्रू अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो प्री और मेंस लग गया है। तो प्री में भी आपका डीप क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो डीप एनालिसिस होंगे, साथ में जो मेंस होगा उसमें तो आपको डीप होना ही है। तो इसलिए जो नॉलेज है जब तक उसको आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे मतलब एग्जाम नहीं क्लियर होगा। और यूपीटीसीटी पीसीटी का लेवल भी बहुत अप हो गया है। पहले जो लेवल था वो सिर्फ ओनली ऑन PYQs था, बट अब ऐसा नहीं रह गया। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है जिसके जो आंसर होते हैं वो 1 ईयर से दूसरे ईयर पे जंप कर जा रहे थे। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी हो गया कि आप कॉन्सेप्ट तो समझिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का क्लास है वो स्टार्ट हम लोग करते हैं। आज का जो लर्निंग हमारा मैप है, पहले समझेंगे क्या हम लोग नौसेना विद्रोह क्या हुआ था और कैबिनेट मिशन योजना क्या हुई। तो देखिए 18 फरवरी 1946 को ये शुरू हुआ था नौसेना विद्रोह। इसमें HMIS तलवार यानी कराची और मुंबई में इसकी भूमिका हुई थी। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और जनता के बीच की प्रतिक्रिया हुई थी। विद्रोह को दबा दिया गया था, इस विद्रोह को दबा दिया गया था, लेकिन उसका राजनीतिक संदेश बहुत बड़ा हो गया था। पार्ट 2 में हम समझेंगे कैबिनेट मिशन। ये 24 मार्च 1946 को मिशन भारत आया था। 16 मई 1946 को संवैधानिक योजना लागू की गई थी और इसमें यूनियन यानी कि संघ और प्रोविनेंसी और प्लस ग्रुप की संरचना इसमें बनी थी। क्यों सफल होते होते ये योजना टूट गई थी, इसके बारे में पूरा समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले समझेंगे इसमें जो शाही नौसेना विद्रोह हुआ था वो था रॉयल इंडियन नेवी रिवॉल्यूट, यानी पृष्ठभूमि इसकी क्या रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन पर आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक दबाव बढ़ चुका था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो थी वो बहुत लंबे समय से युद्ध कर रही थी। युद्ध में उसके पास हर चीज़ की कमी होती चली जा रही थी। उसके पास खाने के संसाधन की कमी हो गई थी, सैन्य व्यवस्था उसकी खराब हो चुकी थी। इस वजह से उसके ऊपर एक राजनीतिक दबाव बढ़ता जा रहा था। क्योंकि रॉयल इंडियन नेवी जो था उसके अंदर भारतीय रेटिंग्स के जो कर्मचारी थे उनके वेतन, सेवा शर्तें, ये सब अधिक महत्वपूर्ण उनके पास शिकायतें थी कि उनके साथ ना भेदभाव हो रहा था। उन्हें खराब भोजन मिल रहा था, नस्लीय भेदभाव उनके साथ किया जा रहा था। ये जो जितने भी ये महत्वपूर्ण सेवा कर्मी थे, इन लोगों का ये कहना था कि जो ब्रिटिश सरकार है वो द्वितीय विश्व युद्ध में साथ देने के बावजूद भी उनके साथ भेदभाव किया जा रहा, उन्हें सही से भोजन नहीं दिया जा रहा था, उन्हें जो भोजन मिल रहा था वो खराब क्वालिटी के मिल रहे थे, साथ में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। ये बात उनको बहुत ही अंदर से झकझोर रही थी, चूँकि राष्ट्रीय आंदोलन का एक बढ़ता प्रसार हो रहा था। अब ये जो सेवा कर्मी थे इनके दिमाग में एक चीज़ चल रहा था। ये जो भारतीय नेवी के जो सेवा कर्मी थे इनका सोच था कि जो ब्रिटिश सरकार है द्वितीय विश्व युद्ध में साथ देने के बाद भी अपने जवानों के साथ अलग व्यवहार कर रही है, भारतीय सैनिकों के साथ में अलग व्यवहार कर रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था, इनके मन में प्रश्न था। और ये जो आज़ाद हिंद फौज एक जो प्रचार प्रसार कर रही थी राष्ट्रीय आंदोलन का, इस बात की खबर उन तक जब पहुंची थी तो उनके मन में ये बात थी कि अब जो है हमें भी जागना होगा। बस यही एक प्रभाव जो था राष्ट्रीय आंदोलन का उनके ऊपर ज़्यादा पड़ा। INA के प्रभाव की बात करें तो 1942 में क्वाइट इंडियन मूवमेंट जो हो गया था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसकी स्मृति और युद्ध तो राजनीतिक बेचैनी, युद्ध के समय में जो उनके अंदर बेचैनी चल रही थी, जो उनके साथ भेदभाव हो रहा था, इससे उनके अंदर असंतोष बहुत तीखा हो चुका था। HMIS तलवार में कमांडर आर्थर F किंग के व्यवहार को लेकर असंतोष उनके अंदर आया था, जिसकी वजह से ये जो तत्काल चिंगारी का इसने काम किया था, वो जो कमांडर थे इनके साथ, सैनिकों के साथ में बहुत ही भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहे थे। इस वजह से स्रोत के हिसाब से 1942 to 45 के दौरान छोटे छोटे नौसैनिक असंतोष का भी उल्लेख मिलता है। कई सारे स्रोतों में ना कहा जाता है कि नौसैनिक, कई सारे छोटे छोटे नौसैनिक व्यवहार भी उनके साथ दुर्व्यवहार किए जा रहे थे, इस वजह से भी असंतोष उनके अंदर पैदा हो रहा था।
शुरुआत में HMIS तलवार से विद्रोह तक अगर बात करें तो 18 फरवरी 1946 को मुंबई में ये जो रेटिंग्स थे इन्होंने हड़ताल किया, यानी विद्रोह शुरू कर दिया। प्रमुख शिकायत इनकी यही थी कि खराब भोजन है, नस्लीय भेदभाव है, अपमानजनक व्यवहार हो रहा है और सेवा संबंधी असमानताएं हैं। इसमें दो व्यक्तियों ने बहुत खास भूमिका निभाई थी। एक का नाम था मदन सिंह, दूसरे का नाम था MS खान। इन नेताओं ने सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी का गठन किया और इस गठन के माध्यम से आंदोलन को संगठित किया। इनका कहना था कि जब तक जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं होगा तब तक कोई फल नहीं मिलेगा, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस वजह से इन्होंने एक कमेटी गठित की और जितने भी इसके सदस्य थे सबको इसमें जोड़ने का प्रयास किया। जिन जिन लोगों को शिकायतें थी उन लोगों को एक साथ संगठित किया इन्होंने। ये जो विद्रोह था एक जगह पे नहीं रुका, ये आगे चल करके मुंबई से लेकर के कराची तक ये सभी अन्य नौसैनिक प्रतिष्ठानों तक ये बातें फैली। मांगों की अगर बात करें तो मांगों का चरित्र केवल सेवा शर्तों तक नहीं रह गया था। इनका कहना था कि जय हिंद जैसे राष्ट्रवादी नारों ने इसे औपनिवेशिक शासन विरोधी रंग दिया। चूंकि राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे उस समय जय हिंद का नारा अपनी जोर शोर से चल रहा था, इस वजह से इनके अंदर भी ये भावना बहुत तेजी से प्रभाव कर रही थी। इस वजह से इन्होंने क्या किया था, अपनी मांग को इन्होंने जो रखा था वो तो रखा ही था, इसके साथ साथ इनके अंदर राष्ट्रीय आंदोलन की जो भावना चल रही थी इन पे बहुत तेजी से वो प्रभाव कर रहा था। इसके बाद अगर हम देखें तो आंदोलन कितना बड़ा था। यह आंदोलन कोई छोटे मोटे स्तर पर नहीं रह गया था, यह आंदोलन धीरे धीरे करते हुए बड़े स्तर पर चला गया था। कहा जाता है कि विद्रोह में लगभग 20,000 रेटिंग्स इसमें शामिल हो गए थे। अलग अलग स्रोत में इसकी संख्या अलग अलग ही मिलती है। लगभग 78 शिप्स थे, जहाज़ों की संख्या 78 बताई जाती है और शोर एस्टेब्लिशमेंट के प्रभावित होने का उल्लेख इस इतिहास के लेखन में मिलता है। मुंबई में सबसे बड़ा केंद्र बना था और कराची सहित अन्य जगहों पर भी इसका असर पहुंचा था। इसमें जो दो व्यक्ति थे इनका नाम कह दिया, MS खान और मदन सिंह। याद क्या रखना, ये केवल एक जहाज की घटना नहीं थी, ये RIN के कई हिस्सों में फैला सामूहिक विद्रोह था। अगर हम बात करें कि मुस्लिम और कांग्रेस दोनों के ऊपर प्रतिक्रिया क्या रही इसको लेकर के, तो अरुणा आसिफ अली और अन्य नेताओं ने सहानुभूति और समर्थन दिखाया। इन्होंने कहा, इनके मन में ये डर था कि जिस प्रकार से सैनिक विद्रोह कर रहे हैं, क्या पता इनके साथ जो ब्रिटिश सरकार है वो इन पर दबाव डाले, इनके साथ कुछ गलत दुर्व्यवहार कर दे। इस वजह से कांग्रेस के नेता जो थे, ये नेता इनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रख रहे थे। सरदार पटेल ने इन्हें समझाया कि सशस्त्र टकराव को लंबा खींचना उचित नहीं है। पटेल ने कहा, रेटिंग से एक अनुशासनपूर्ण आत्मसमर्पण करने की अपील की, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उन्हीं के अंदर तो कार्य कर रहे थे। तो जब मालिक ही खुद ब्रिटिश सरकार है तो उनके साथ कुछ भी तरीके का व्यवहार किया जा सकता है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो सकता है। इसी वजह से चिंता करके सरदार पटेल ने इन लोगों को समझाया कि आप इस बात को ज़्यादा लंबा ना खींचें। मुस्लिम लीग क्या कह रहा था, तो मुस्लिम लीग ने आंदोलन के प्रति समर्थन भी दिखाया और सहानुभूति भी व्यक्त की। मुस्लिम लीग भी इस बात को समझ रहा था। मुंबई में मजदूरों आम लोगों के समर्थन से हड़ताल का प्रभाव बढ़ा। हिंदू मुस्लिम एकता के संकेतों ने ब्रिटिश प्रशासन की चिंता बढ़ा दी थी। अब ब्रिटिश प्रशासन जो था वो और चिंतित हो गया था। क्यों? क्योंकि इस मुद्दे को लेकर के हिंदू और मुस्लिम एक साथ हो चुके थे। ये बात अंग्रेजों को बहुत तेजी से खल रही थी कि अब उनके लिए भारत में रहना ज़्यादा लंबे समय तक ले धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा था। ये बात उन्हें बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ चुकी थी। अगर हम बात करें कि इस विद्रोह का अंत कैसे हुआ, उसका वास्तविक महत्व क्या था, तो 23 फरवरी 1946 के आसपास में रेटिंग्स जो थे उन्होंने राजनीतिक नेताओं के अपील के बाद आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो रास्ता अपनाया था वो तो डायरेक्ट विद्रोह का था और एक मतलब सरकारी कर्मचारी को इस तरीके से विद्रोह करना अलाउड नहीं था। इस वजह से उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, उन्होंने आत्मसमर्पण करना स्टार्ट कर दिया था। विद्रोह जो था वो सैन्य रूप से सफल ही नहीं हो पाया, क्योंकि तत्काल स्वतंत्रता नहीं मिली। इन लोगों का कारण ही यही था करने का कि हमें तत्काल हर समस्या से निदान चाहिए, जो इन्हें मिल नहीं पाया। लेकिन ब्रिटिश शासकों के सामने एक गंभीर प्रश्न सामने आ गया। वो क्या था? भारतीय सशस्त्र बलों की निष्ठा कितनी देर तक ले सुनिश्चित रह सकती है। इनके सामने ये समझ में आ गया, ब्रिटिश शासक जितने भी ब्रिटिश शासक थे वे बात समझ गए कि भारतीय सशस्त्र बल, चूंकि सशस्त्र बल जो ब्रिटिश के लिए लड़ रहे हैं वही अगर इस बात को लेकर के अड़ जाएंगे तो उनके लिए चिंता का विषय बन ही जाता है। INA ट्रायल्स और INA रिवोल्ट और बाद के सैनिक असंतोष ने औपनिवेशिक शासन की क्या है कॉर्विक कैपेसिटी पर दबाव डाला, यानी उनके ऊपर इतना ज़्यादा दबाव चल गया, कोरेसिव कैपेसिटी पर दबाव बढ़ाया, क्योंकि ये इनके लिए एक बहुत ही बड़ी मतलब सोचने वाली बात होगी कि अगर इसी तरीके से चीज़ चलता रह गया तो फिर आगे चल करके हो सकता है कि मुद्दा आगे बढ़ जाए। इसलिए इसे स्वतंत्रता का अकेला कारण नहीं मान सकते। 1945 to 47 के व्यापक संकट की महत्वपूर्ण ये इसे कड़ी मानना बिल्कुल ये महत्वपूर्ण कड़ी थी। अगर हम बात करें कि RIN रिवॉल्ट जो था वो क्या था, इसके हाई एग्जाम फैक्ट्स क्या निकलने वाले हैं,
तो देखिए वर्ष 1946 में हुआ था। इसका प्रमुख केंद्र मुंबई और कराची था। तत्काल केंद्र जो था वो HMIS तलवार का मुंबई था। सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी का गठन किया था MS खान ने और मदन सिंह ने। मुख्य शिकायतें यही सारी इसकी थी। राष्ट्रवादी पृष्ठभूमि क्या था, क्या बना इसका, क्वाइट इंडिया मूवमेंट और INA ट्रायल्स और INA की लोकप्रियता, ये तीनों मिलकर के इसकी पृष्ठभूमि तैयार करता है। इन्हीं के वजह से जितने भी शाही नौसैनिक थे उन्होंने विद्रोह करने का अपना विचार आगे बढ़ाया। राजनीतिक परिणाम क्या निकला, ब्रिटिश शासन की असुरक्षा, उनके अंदर असुरक्षा वाली व्यवस्था आ गई और सत्ता हस्तांतरण के प्रश्न पर दबाव बढ़ा। सावधानी क्या हुई, इससे भारत की स्वतंत्रता का अकेला निर्णायक कारण नहीं लिखा जा सकता। इस बात का ध्यान रखिए, यह अकेला कारण नहीं था। कमेटी मिशन, कैबिनेट मिशन जो था 1946 में भारत आया था। जब ये भारत आया तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या था, लेबर गवर्नमेंट के नेतृत्व में लेबर पार्टी बनी थी ब्रिटेन में। ब्रिटेन भारत में सत्ता हस्तांतरण का रास्ता तलाश रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी थी कि अब भारत में एक मतलब भारत के विचार के से अलग अपनी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती। अब भारत को जो चाहिए वो कुछ हद तक तो देना ही पड़ेगा, ये बात ब्रिटिश सरकार समझ चुकी थी। इस वजह से कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच भारत के संवैधानिक संरचना पाकिस्तान की मांग का मांग जो था वह गहराता चला गया और ये मतभेद बनता गया। ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य क्या था, भारत के भविष्य के लिए संवैधानिक समझौता तैयार किया जाए और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया तय करना। अब उन्हें सत्ता को हस्तांतरित करना मजबूरी उनके लिए हो गई थी, इसलिए 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया और 24 मार्च 1946 को ये भारत पहुंचा। जब एक कैबिनेट मिशन भारत पहुंचता है तो कैबिनेट मिशन में देखिए कुछ खास सदस्य थे। एक का नाम था, हाँ, दो इसके खास सदस्य थे, ठीक है। एक लॉरेंस थे, दूसरे क्रिप्स थे। देखिए क्रिप्स जो थे वो 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव से भी जुड़े हुए थे। इन्होंने, आप मान के चलिए, जो ये लॉरेंस थे ये क्या थे, ये चेयरमैन थे, एक अध्यक्ष थे, और जो क्रिप्स थे वे क्या थे, वे प्रेसिडेंट थे, है ना। ये क्रिप्स मिशन से भी जुड़े हुए हैं। आगे अगर बात करें तो 16 मई 1946 को मूल संवैधानिक प्रस्ताव रखा गया, यानी भारत के लिए एक यूनियन का प्रस्ताव रखा गया, एक संघ की बात की गई। कहा गया कि ब्रिटिश, इंडियन और प्रिंसली स्टेट्स को साथ रखने की कोशिश की गई थी। इसमें कहा गया जो भी ब्रिटिश प्रांत होंगे और जो भी देसी रियासतें होंगी वे इसमें शामिल होंगे संघ में। लेकिन एक बात रखी गई, केंद्र को बस 3 चीजें सौंपी गई थी। कहा गया डिफेंस, रक्षा, फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन अफेयर्स यानी कि विदेशी मामला, और कम्युनिकेशन, संचार, ये 3 चीजें संघ को दे दी गई। यानी केंद्र के पास एक सीमित शक्तियां दे दी गई, लेकिन जो इससे बचे हुए जितने भी शक्तियां थी वे किसे दे दी गई, उसे यूनियन को दे दिया गया, यानी कि संघ को सौंप दिया गया। इससे क्या हुआ, केंद्र जो है वो कमजोर हो गया और प्रांत क्या हो गया, शक्तिशाली बन गया, जो अब तक नहीं था। अब तक केंद्र शक्तिशाली था, प्रांत कमजोर था, लेकिन इस प्रावधान के बाद से केंद्र कमजोर हो गया और प्रांत शक्तिशाली बन गया। इससे रिजल्ट क्या निकला, इससे रिजल्ट निकला कि इसमें इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने बहुत ही चालाकी से कार्य किया। इन्होंने मुस्लिम जो संप्रदाय था वो तो खुश था ही नहीं, उनका तो कहना ही था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस मुस्लिम समुदाय के लिए पाकिस्तान चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान की मांग तो अपने सबके सामने रख दी थी। अब जो कैबिनेट मिशन था वो साफ साफ रूप से पाकिस्तान देने को तो तैयार नहीं था, उन्होंने कहीं भी पाकिस्तान देने की बात नहीं कही, लेकिन बहुत चालाकी के साथ में इस तरीके से प्रावधान रखा कि उन्होंने एक तरीके से मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए एक छोटा पाकिस्तान बना ही दिया था। किस प्रकार से, देखिए इन्होंने 2 भाग बांट दिए, पूरे प्रांत को 2 भागों में बांट दिया। ग्रुप ए रखा, उस ग्रुप ए में उन्होंने मद्रास रखा, मुंबई रखा, ये सारे के सारे मुस्लिम बहुल प्रांत थे। मद्रास, मुंबई, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, बेरार और उड़ीसा, इनको रख दिया। ये सारे सारे मुस्लिम बहुल प्रांत थे। और ग्रुप बी में रखा पंजाब, नॉर्थ वेस्ट, फिर सिंध और बलूचिस्तान, ये सारे के सारे उन्होंने रख दिया। अब ये जो 2 भागों में बढ़ गया, अब ये कांग्रेस के लिए एक चिंता का विषय बन गया। कांग्रेस को एक बात समझ में आ गई, यहीं से कांग्रेस के लिए एक मुद्दा बनता है कि अगर मुस्लिम समुदाय एक जगह हो जाएंगे तो वो तो कहीं ना कहीं आगे चल करके हिंदू समुदाय के लिए एक व्यवस्था बनाएंगे इस प्रकार से जिससे सिर्फ मुसलमानों को फायदा मिले, हिंदुओं के लिए तो सोचेंगे नहीं। ये बात कांग्रेस के लिए सोचने वाली बात बन गई और इस वजह से लेकर के ये जो कैबिनेट मिशन था वो कहीं ना कहीं असफल हो गया। कैसे, इसको आगे समझते हैं। ग्रुपिंग का जो असली अर्थ क्या था, देखिए ग्रुपिंग उन्होंने किया तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ये बांटा, प्रत्येक ग्रुप को कॉमन सब्जेक्ट्स अपने एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर बनाने की व्यवस्था दी। प्रोविडेंस के पास यूनियन के बाहर के विषय रहते थे, यानी जितने भी बाहरी विषय थे वे सब के सब प्रांतों को दे डाले। इस संरचना से मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो था वो रीजनल ऑटोनॉमी मिल सकती थी, उनको मिलेगा ना सुरक्षा अपने धर्म से जुड़ा हुआ, जबकि भारतीय औपचारिक रूप से क्या है, एक संघ में रहता है,
तो वह एक जाति एक संप्रदाय नहीं था। इसी वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लिए अलग अलग व्यवस्थाओं को केंद्र बनाना था। वे क्या, उनका सोचना था कि जब अलग अलग संप्रदाय है तो उस हिसाब से कार्य करने होंगे। अब अगर बात करें तो जो उस समय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसमें 389 सदस्य थे। 389 सदस्यों में 292 ब्रिटिश इंडियन प्रोविनेंस के थे। जितने भी ब्रिटिश प्रांत के लोग थे वे 292 थे। 93 क्या थे, प्रिंसली स्टेट से थे, देसी रियासतों के थे, और 4 क्या थे, चीफ कमिश्नर प्रोविडेंस के थे। अब ये सारे के सारे कुछ अलग अलग रूल के लोग हैं। अब ब्रिटिश इंडियन मेंबर्स का चुनाव कैसे होना था, चूंकि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होना था। रिप्रेजेंटेशन में कम्युनिटी बेस्ड कैटेगरी का भी प्रावधान किया गया था इसमें, यानी जनरल, मुस्लिम और सिख, ये भी इस कैटेगरी बांट दी गई थी। अब इसकी वजह से क्या व्यवस्था होने वाली थी कि ये जो सत्ता का हस्तांतरण होता है, यानी इंटरिम गवर्नमेंट होती, वो कैबिनेट मिशन ने इंटरिम गवर्नमेंट के गठन का रास्ता भी सुझा दिया। उद्देश्य क्या था कि भारतीय प्रमुख दलों की भागीदारी से केंद्र में अंतरिम कार्यपालिका चलेगी, यानी कि भारत के जो भी प्रमुख दल होंगे उनकी भागीदारी होगी केंद्र में, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रतिनिधित्व को लेकर विवाद बना रहा। लेकिन देखिए, जिस समय में वेबल योजना आई थी उसी समय में ये बात स्पष्ट कर दिया गया था कि दोनों को बराबर बराबर मिलना चाहिए, कोई भी एक सिंगल समुदाय को पूरा का पूरा अधिकार नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इस जगह पर आकर के जो प्रतिनिधित्व था उसमें लेकर विवाद हो गया, क्योंकि यहाँ भी वही था, इक्वालिटी की बात यहाँ भी की गई थी, लेकिन फिर भी ये विवाद बन गया क्योंकि मुस्लिम लीग अपनी ओर चल रही थी और कांग्रेस अपनी हिसाब से चल रही थी। इस वजह से सितंबर 1946 में कांग्रेस लीड इंटरिम गवर्नमेंट बनी। मुस्लिम लीग ने बाद में उसमें प्रवेश किया। क्योंकि कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिला, इस वजह से कम्युनल टेंशन और राजनीतिक अविश्वास बढ़ता चला गया, और भी ज़्यादा बातें क्या होगी, आगे बढ़ती चली गई। कैबिनेट मिशन प्लान जो है अस्वीकार किए होंगे। इसके 2 मुख्य रीज़न है। कांग्रेस की ओर से देखा जाए तो भारत की एकता का विचार स्वीकार्य था, लेकिन कमजोर सेंटर, इनका कहना था कि सेंटर कमजोर हो रही है और कंपलसरी ग्रुपिंग हो रही है। भैया उनकी ग्रुपिंग ही पसंद नहीं थी, वो जो बांट रहे थे स्टेट को वो उन्हें पसंद नहीं आया। इस वजह से कांग्रेस ने क्या किया, उन्होंने कहा कि मजबूत राष्ट्रीय राजनीति यानी अथॉरिटी चाहिए हमें जो स्ट्रांग रूप से कार्य करे, सिर्फ मुस्लिम और हिंदू बहुल क्षेत्र की तरह ना कार्य करे, सब लोग इकट्ठा रहे, क्योंकि कांग्रेस कहीं से भी मुसलमानों को अलग नहीं बांटना चाहती थी। इस वजह से वह संविधान सभा को अपने निर्णयों के अनुसार संविधान बनाने की स्वतंत्रता दे रही थी। उनका कहना था ठीक है, संविधान सभा जो है वो संविधान बनाने का, उन्हें जो उनके बनाने का सोच है वो ठीक है, लेकिन अब मुस्लिम लीग जो थी उनका कहना, उनकी मांग तो सिर्फ एक ही था कि पाकिस्तान की मांग को उन्होंने स्वीकार किया। जब ये जो ग्रुपिंग हो रही थी स्टेट की, तो मुस्लिम लीग को ये बात समझ में आ गई कि कितना, मतलब उनके लिए तो अच्छा ही हो गया ना कि कई सारे स्टेट को मिला दिया गया जहां मुस्लिम समुदाय है, तो कहीं ना कहीं एक छोटा पाकिस्तान ही तो बन गया। तो ये मुस्लिम लीग के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी वीक यूनियन और ग्रुप वाली जो व्यवस्था हुई, इस वजह से मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को सुरक्षा दिखी। यहाँ पे नेहरू जी ने एक स्टेटमेंट भी दिया था। नेहरू जी ने ये बात कही थी कि जो ये संविधान सभा होगी, जरूरी तो नहीं है जो बात आज संविधान सभा में कही जा रही है आगे भी चल करके कहीं लागू हो। हम जो है, जो भी व्यक्ति कांग्रेस के संविधान सभा में जाएंगे वे अपने समय के अनुसार निर्णय लेंगे और उसी के अनुसार कार्य करेंगे। और यही बात मुस्लिम लीग के व्यक्तियों को बहुत तेजी से लगी। उन्हें ये बात समझ में आई कि आगे चल करके कांग्रेस जो है वो इस बात से यही बात मुस्लिम लीग के व्यक्तियों को बहुत तेजी से लगी। उन्हें लगा कि ये जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं आगे चलकर अपनी बात से पलट सकती है। इस वजह से मुस्लिम लीग ने इस कैबिनेट मिशन प्लान को अस्वीकार कर दिया। शुरुआत में दोनों ही इस बात पर मान चुके थे, लेकिन आगे चलकर के ये बात विवाद बढ़ता चला गया। अब इसकी थोड़ा डीप एनालिसिस कर लें तो देखेंगे तो कांग्रेस और लीग के बीच विश्वास की कमी हो चुकी थी। चूंकि विश्वास की कमी तो शुरुआत से चल रही थी, लेकिन ये धीरे धीरे क्या हो गई, गहरी होती चली गई। सबसे बड़ा विवाद क्या बना, वही प्रोविंशियल ग्रुपिंग जो अनिवार्य होगा। ये कह दिया गया था फ्यूचर में प्रोविनेंस या ग्रुपिंग से बाहर निकलने की गुंजाइश कैसे लागू होगी, ये बात दोनों को लेकर के सोचने वाली होगी थी। कांग्रेस तो ये कह रही थी कि जो ये लागू कर रहे हैं अभी तो ये ग्रुपिंग चल रही है, कल को भी तो यही होगा ना, वो समुदाय धीरे धीरे क्या होगा, वो राज्य मुस्लिम बहुल क्षेत्र बनता चला जाएगा, जो कि अभी ऐसा नहीं है। तो कांग्रेस जो था वो मजबूत प्रभावी राष्ट्रीय केंद्र चाहता था। उनका कहना था कि केंद्र में शक्ति होगी और वही शक्ति पूरे देश को चलाएगी। कांग्रेस यही चाह रहा था, पर यह चीज़ हो नहीं पा रहा था क्योंकि जो निर्णय आया था वह निर्णय इस प्रकार से नहीं आया था। इसी वजह से मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की राजनीतिक सुरक्षा मांग रही थी लीगों का कहना था, मुस्लिम लीग का कहना था कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की जो राजनीतिक सुरक्षा है वो हमें चाहिए। जुलाई 1946 में कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनते हैं जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने जो बयान दिया था लीग की आकांक्षाएं और बढ़ गई। वे समझ गए कि भाई ये कभी भी पलट सकते हैं।
इसलिए लीग ने 29 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान से अपना समर्थन क्या किया, वापस ले लिया। चूंकि वो शुरू में सपोर्ट कर रही थी क्योंकि उन्हें तो मुस्लिम बहुल प्रांत मिल चुके थे, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि जवाहरलाल नेहरू ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में समय के अनुसार वो निर्णय लेंगे, तो ये बात उनको लगी कि ये तो आगे चल कर की बात से पलट सकते हैं, तो फिर उनके लिए कोई फायदेजनक दिखा नहीं, इस वजह से उन्होंने इस समर्थन से अपना हाथ बाहर कर लिया। और इसके बाद कम्युनल वायलेंस और राजनीतिक संकट ने संयुक्त संवैधानिक समाधान का लगभग असंभव बना दिया। कई जगह पे वायलेंस तक हुए। और कैबिनेट मिशन का अगर बात किया जाए ऐतिहासिक मूल्यांकन क्या, तो सबसे बड़ी इसकी उपलब्धि क्या है, पाकिस्तान को तत्काल संवैधानिक रूप से उन्होंने स्वीकार नहीं किया। बिना एक संयुक्त भारतीय यूनियन का अंतिम बड़ा ब्रिटिश प्रयास की बात इन्होंने कही कि जब तक संघ जो निर्णय नहीं लेगी वो उसके अलावा कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसमें, इंस्टीट्यूशनल लेगेसी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना की प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इन्होंने स्थापना की बात करी। मुख्य कमजोरी क्या रही, कांग्रेस लीग का अविश्वास और ग्रुपिंग की बात इसमें आ गई। विफलता के बाद 1947 का माउंटबेटन प्लान आता है और पार्टीशन की दिशा तेज हो गई। यहीं से माउंटबेटन योजना आती है और भारत और पाकिस्तान की का जो बंटवारे वाली पार्टीशन वाली बात होती है वो सामने आते हैं। निष्कर्ष अगर के रूप में बात की जाए तो कैबिनेट मिशन प्लान जो रहा वो असफल रहा, लेकिन स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण की राह में इसका स्थान केंद्रीय रहा। यहीं से जो है भारत में का आज़ादी का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं साफ हो जाता है, क्योंकि मुस्लिम लीग अपने जो उनका सोच था वो सोच बिल्कुल क्लियर हो जाता है। कांग्रेस भी इस बात को कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से समझ जाती है कि आखिरकार में क्या होना चाहिए, आगे का रास्ता, ये बात समझ जाती है। और कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार भी इस बात को भाप लेती है कि भाई इतना आसान नहीं है यहाँ पे लंबे समय तक टिकना, और इतना आसान नहीं है कि भारत के कांग्रेस और मुस्लिम समुदाय को एक ही विचारधारा पर ला करके साथ खड़े करना, ये बात उन्हें समझ में आती है। इस वजह से आगे का रास्ता क्लियर होता है। और दोनों घटनाओं को अगर जोड़ के समझा जाए कि हम लोगों ने जो दो घटना पढ़ी, शाही नौसेना का विद्रोह और कैबिनेट मिशन योजना, तो शस्त्र बलों में असंतोष और ब्रिटिश सत्ता की चिंता आ गई, इस वजह से ये चीज़ें हुई। और युद्ध के बाद यानी आर्थिक राजनीतिक दबाव था उन पे सत्ता हस्तांतरण की, भाई सत्ता हस्तांतरण को लेकर के बातें हुई थी इसमें। और आईएन या राष्ट्रवादी भावना में क्या हुआ था, औपनिवेशिक अथॉरिटी की बात उसमें आई, लेगिटिमेसी कमजोर हो गई थी, कांग्रेस लीग कन्फ्लिक्ट हुए थे, इसमें स्वतंत्र भारत की संवैधानिक संरचना का संकट आ गया था। और अगर बात की जाए कि कैबिनेट मिशन ने क्या किया, तो ब्रिटिश ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो निगोशिएट किए थे इन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट की बात हुई थी। जब कैबिनेट मिशन आया था दोनों एक जगह मिलकर के बात करने वाले थे, बात भी हुई थी, लेकिन प्लान था कि जो संघ होगा उनके पास में क्या होगी, सेंटर के पास में सीमित जो शक्तियां होंगी वो सीमित होगी, संघ के पास में ज़्यादा आपकी शक्तियां होंगी। ग्रुपिंग की बात करी गई, 3 क्षेत्रों में बांट दिया गया, 3 पार्ट में बांट दिया गया राज्य को। कांग्रेस लीग जो था उनके बीच में भाई कलह कलिश स्टार्ट हो गया था। लास्ट में क्या हो गया, प्लान क्या हो गया, विफल रहा और पार्टीशन की दिशा का रास्ता साफ हो गया। अगर बात की रैपिड रिवीजन किया जाए थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए, तो रैपिड रिवीजन में 15 फैक्ट्स थे। पहला फैक्ट क्या है, आरएनए रिवोल्ट का वो 1946 में HMI तलवार का केंद्र कहाँ बना, मुंबई में। MS खान मदन सिंह जो थे इन्होंने, ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने स्ट्राइक लीडरशिप ली थी। मुख्य शिकायत भाई इसमें सेम चीज़ें थी, फूड वगैरह को लेकर के थी। कैबिनेट मिशन योजना 19 फरवरी 1946 को आती है, पहुँचता है ये 24 मार्च 1946 को। प्लान ये फाइनल कब होता है, 16 मई 1946 को। और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों ने पढ़ ली, आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो हम आज इस क्लास को यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट जो होगा हमारा कुछ प्रश्न होंगे जो हम लोगों ने आज प्रयास किया है, नेक्स्ट क्लास में लोग सारे के सारे प्रश्नों को करेंगे। और PYQ होंगे वो भी एनालिटिक बेस पे होंगे, सारे के सारे PYQ सेम पैटर्न न्यू एग्जाम पैटर्न पे होंगे, ठीक है। तो जितने जो भी वीडियोस हैं, इससे पहले की वीडियो नहीं देखा हो आप लोग तो जाकर देख लीजिएगा कि जब तक ये कड़ी है, कड़ी जब तक पूरी नहीं होगी बीच से कुछ नहीं होने वाला। आगे का जब तक समझ नहीं आएगा तब तक अचानक से कैबिनेट मिशन योजना समझ नहीं आएगी जब तक आप पीछे के पूरे चीज़ों को नहीं देखेंगे। इसलिए जाकर के पहले पीछे के वीडियो देखिएगा और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा, तब जाकर के इस वीडियो में आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।